हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इसके प्रीवियस सेशन में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के ट्रेंड एनालिसिस को देखा था और उसमें हमने 2016 और 2021 के जो पीवाईक्यूज थे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने सिलेबस को देखा था और उसके बाद में अलग अलग ईयर के जो पीवाईक्यूज थे उनको डिस्कस किया था। और हमारा जो डिस्कशन का मेन फोकस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे पहली चीज़ है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और तीसरी चीज़ हम बेसिकली रखते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक थे जिनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को हम माइंड में रख के जनरली डिस्कशन करेंगे। और आज की हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो यूनिट 4 है, पेपर फास्ट की क्लाइमेटोलॉजी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफली सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, 1 मिनट का टाइम लेंगे और सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, रीड आउट करेंगे जनरली। और उसके बाद में जो भी 2016 में जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है, 2016 के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और 21 के जो पीवाईक्यूज है उनको हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए, जो क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस है एक बार उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी संगठन और संरचना की बात कर रहा है वायुमंडल के। नेक्स्ट आपका इंसोलेशन एंड हीट बजट। और नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी जो तापमान का वितरण है पृथ्वी का, उसमें बजट है और इंसोलेशन है। ये सारी जनरल बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड, यानी जो वायुमंडलीय प्रेशर है, दाब है, उनके बारे में बात कर रहा है। और जो विंड्स का जनरल सर्कुलेशन है, जैसे वो मानसून के टाइप में हो या जेट स्ट्रीम के टाइप में हो, ये दो टाइप के सर्कुलेशन की बात की है। नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो वायुमंडल है उसका स्थायित्व और अस्थायित्व की बात कर रहा है। नेक्स्ट है एयर मासेज एंड फ्रंट्स, ये दो चीज़ें हैं, एयर मासेज एंड फ्रंट्स। और टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, जो चक्रवात है, जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात है उसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, तो कितने प्रकार की वर्षा होती है और उनका विश्व लेवल पर वितरण क्या है इसकी बात कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, यानी विश्व के जलवायु के वर्गीकरण की बात कर रहा है। तो सबसे पहले कोपेन के बारे में, और दूसरा है हमारा थॉर्नथ्वेट के बारे में, ठीक है। ट्रिवार्ता एक जो थर्ड पर्सन है क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, उनका जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसको सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से और थॉर्नथ्वेट के जो क्लाइमेटिक स्कीम है उससे क्वेश्चन बनेंगे। और क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी का बेसिकली सिलेबस है। और अब हम 2016 में जो पीवाईक्यूज बने थे, मतलब सिलेबस के कौन से टॉपिक से पीवाईक्यूज बने हैं, एक बार उनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। और जो कंपैरेटिव स्टडी है वो 2021 के पीवाईक्यूज डिस्कस करने के बाद में ही हमें पता चलेगी कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, नए क्वेश्चन बनाए गए हैं, और कौन से टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन हम बिल्कुल भी नहीं बने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिस्कस करेंगे। तो 2016 का जो पहला क्वेश्चन है, यानी पेपर का क्वेश्चन सेकंड है, वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, यानी ये पूछ रहा है कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताप मेघ पाए जाते हैं, ये एक प्रकार के बादल होते हैं। तो ये सबसे पहले तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो समताप मंडल होगा, यानी जो मुक्ताप मेघ है वो आपके समताप मंडल में पाए जाते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। अब ये मदर ऑफ पर्ल क्लाउड होते क्या हैं, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में एक रेयर क्लाउड है जिसकी ये हाइट है वो काफ़ी ऊंचाई, मतलब हाइट काफ़ी ऊंची रहती है इन क्लाउड्स की। और ये एक्सट्रीमली कोल्ड टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये एक थिनी आइस क्रिस्टल के फॉर्म में बनते हैं, यानी एक्चुअली में क्या होता है कि सनसेट के टाइम में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं क्लाउड्स के, उनसे क्या है सोलर रेडिएशन गुजरती है। तो सोलर रेडिएशन गुजरती है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है, क्रिस्टल सॉरी स्कैटरिंग, ठीक है, बनती है, ठीक है। क्रिस्टल क्रिएट होते हैं और स्कैटरिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है रेनबो टाइप के जो कलरफुल बादल बनते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से जो हमें एक कलरफुल बादल दिखते हैं उनको हम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जानते हैं। यानी जनरली क्या होता है, एक थीनी लेयर होती है और उसमें क्या होता है
क्रिस्टल बनते हैं, और जब सोलर रेडिएशन उनसे गुजरती है तो स्कैटरिंग होती है, ठीक है। और स्कैटरिंग होती है तो आपको पता है कि जब लाइट स्कैटर करती है तो वो जो रेनबो की नेचर है वो क्रिएट होती है, और रेनबो की नेचर क्रिएट होती है तो क्लाउड्स में जो कलरफुल जो नेचर दिखती है हमें, उसी को हम मुक्ता मेघ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट वन आपका समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इसमें पूछा, चार ऑप्शन दिए हैं, यानी लोकल विंड्स के नाम दिए हैं और पूछा है कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है चिनूक ब्लो इन ऑटम, ठीक है, यानी चिनूक पतझड़ में चलती है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। यानी चिनूक एक, सबसे पहला हम नेचर के बारे में समझते हैं कि चिनूक है क्या, ठीक है। चिनूक एक लोकल विंड है जो वार्म एंड ड्राई नेचर में है, और ये जो लीवर्ड साइड है अपने रॉकीज पर्वतमाला की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चिनूक है और यहाँ पे रॉकीज पर्वतमाला है, तो जो लीवर्ड साइड होती है रॉकीज पर्वतमाला की कनाडा वाले एरिया में, ठीक है। तो पश्चिमी कनाडा का जो पोर्शन है वहाँ पे ये चिनूक पवन चलती है, और ये वार्म एंड ड्राई लोकल विंड के रूप में चलती है। और ये जो प्रायरीज के घास के मैदान है, ठीक है, वहाँ पर ये जो चिनूक विंड है वो चलती है, और ये बेसिकली विंटर और अर्ली स्प्रिंग सीजन में चलती है, और इसको आइस ईटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके पतझड़ में नहीं चल के शीत ऋतु में चलती है, यानी विंटर सीजन में चलती है, और अर्ली स्प्रिंग सीजन में ये वहाँ पे चलती है। तो पहली चीज़ क्लियर है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर चिनूक ही होगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका, बोरा सर्दियों में चलती है, बोरा ब्लो इन विंटर सीजन, ये आपकी करेक्ट है। और बोरा आपके कहाँ पे जो पूर्वी यूरोप है, ठीक है, वहाँ से चलती है, और ये आल्प्स के साइड में आती है, ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फोहन बसंत ऋतु में चलती है, तो ये भी आपका क्लियर है, ठीक है। जो आल्प्स का लीवर्ड साइड है, यानी स्विट्जरलैंड वाला एरिया है, पोर्शन है यहाँ पे, तो इस वाले एरिया में ये फोहन बसंत ऋतु में चलती है। ये भी आपके, जैसे बोरा की बात करें तो ये कोल्ड एंड ड्राई विंड है, यानी कैटाबेटिक टाइप की विंड है। अब कैटाबेटिक और एंडाबेटिक दो टाइप की विंड्स होती है। कैटाबेटिक में क्या होता है कि विंड्स जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ढलान से नीचे उतरती है, तो इनको ग्रेविटी विंड्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये ऊपरी पहाड़ी के ऊपरी ढलान से नीचे उतरती है। इनको जो भी विंड्स है पृथ्वी की सतह पर, जो भी विंड्स है, मतलब जिस जिस पोर्शन में पृथ्वी की सतह पर जो पहाड़ी एरिया है वहाँ से यदि कोई विंड्स नीचे उतरती है, तो उन सभी विंड्स को कैटाबेटिक विंड्स के नाम से जाना जाता है, या ग्रेविटी विंड्स के नाम से जाना जाता है। और ये आपके यूरोप के ईस्टर्न एरिया से चलती है विंटर सीजन में, तो बोरा क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फोहन। फोहन आपकी ड्राई एंड वार्म विंड है जो स्प्रिंग सीजन में चलती है, ये आपका करेक्ट है, स्प्रिंग सीजन में चलती है। और ये जो आल्प्स की नॉर्दर्न साइड है, स्विट्जरलैंड का एरिया है, वहाँ पे चलती है, तो थर्ड वन इज करेक्ट, मतलब हाँ थर्ड वन इज करेक्ट है। और नेक्स्ट आपकी फोर्थ वन है गिबली, गर्मियों में चलती है। अब ये गिबली विंड है, ये हॉट ड्राई है, और ये लीबिया में चलती है। जैसे यहाँ पे ये सिरोको लिखा हुआ है ना, सिरोको का लोकल नेम है लीबिया में, उसको बोलते हैं जिबली, ठीक है। जिबली, गिबली, ऐसे तीन चार टाइप के नाम है जो वहाँ पे लोकल स्तर पे बोला जाता है इनको, ये। और ये जनरली समर सीजन में वहाँ पे चलती है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है। बोरो विंटर में, फोहन स्प्रिंग में, और गिबली समर में, ठीक है। और उसी प्रकार से चिनूक कौन से में, विंटर और अर्ली स्प्रिंग सीजन में चलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एक हो जाएगा, चिनूक वाला। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ एयर, यानी निम्न में से किस प्रकार की आर्द्रता को प्रति किलोग्राम वायु में जल वाष्प की मात्रा को ग्राम या जी, या मतलब जी का मतलब ग्राम और केजी में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा, यानी विशिष्ट आर्द्रता होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी ये दो टाइप की ह्यूमिडिटीज है यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब यहाँ पे ह्यूमिड एयर है, अब ह्यूमिड एयर के साथ में यदि टेम्परेचर ड्रॉप होगा, यानी टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और आपकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो रिमेन द सेम, यानी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में गिरावट आएगी। अब दूसरी तरफ कोई ह्यूमिड एयर है और उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सेम रहती है। यानी इन बोथ द सिचुएशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यदि टेम्परेचर डाउन हो रहा है यानी ड्रॉप हो रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी,
और दूसरी तरफ यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे यदि टेम्परेचर घट रहा है तो वहाँ पे क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी। लेकिन दोनों सिचुएशन में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी को यहाँ पे जो एयर सेचुरेटेड वाटर वेपर कंटेंट है, ठीक है, और उसमें परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द एयर है। ठीक है, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो ग्राम में व्यक्त की जाती है। ठीक है, 1 किलोग्राम का ये एयर पार्सल है और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है इन द एयर, ठीक है, तो ये आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट है। ठीक है, तो फोर्थ वन का करेक्ट आंसर आपका विशिष्ट आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट निम्न में से किस प्रकार की आर्द्रता को प्रति किलोग्राम वायु में जल वाष्प की मात्रा को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो ये आपकी विशिष्ट आर्द्रता हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो आंसर है, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मन से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बोल दूं तो ये करेक्ट होगा या ये होगा। ठीक है, मन से कुछ भी नहीं है, मतलब सभी आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन है कि हॉर्स लैटिट्यूड लाइज इन, यानी जो अश्व अक्षांश की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो जो लैटिट्यूड है उसके बारे में बात करें अश्व अक्षांश की, तो जैसे यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है जिसको डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में दोनों की बात करें तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो भी बेल्ट है, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, तो ये आपका हॉर्स लैटिट्यूड है, यानी 30 से 35 के बीच वाला जो भी एरिया है उसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे प्रेशर कंडीशन कैसी है, हाई है, यानी जैसे याद रखने का तरीका, हॉर्स लैटिट्यूड एच का मतलब हॉर्स और हाई प्रेशर का मतलब एच। ठीक है, तो दोनों जगह एच कॉमन है। ठीक है, तो हॉर्स लैटिट्यूड हाई प्रेशर, तो ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे जो ये सिचुएशन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर को डोल्ड्रम और हाई प्रेशर को जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है उसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। फिर आपका सब पोलर लो प्रेशर है और आपका पोलर हाई प्रेशर है, तो ये सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस सीक्वेंस के आधार पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट वन हो जाएगा 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो 5वें का करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका इन कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन BWH स्टैंड फॉर, यानी जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया था उसमें BWH को दर्शाता है, तो ये कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन को दर्शाता है। तो सबसे पहले कोपेन के बारे में बात करें तो जर्मन बॉटनिस्ट और क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने सबसे पहले कैंडिल का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर अपना वैश्विक जलवायु वर्गीकरण को इंगित किया था, ड्रॉ किया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कब दिया था, 1900 ईस्वी में दिया था। ठीक है, फिर जो सेकंड टाइम दिया था वो 1918 में दिया था, और थर्ड टाइम दिया था 1931 में, और लास्ट दिया था 1936 में। तो इन्होंने अपना जो 1900 में जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था उनको 3 बार वापस क्या क्या एडिट किया इसको, या मान सकते हैं कि इम्प्रूव किया था। तो ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट वेस्ट के क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकते हैं कि कोपेन ने अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशनों को कितनी बार इम्प्रूव किया है, तो 3 बार किया है। अब कोपेन ने जनरली क्या किया, कैंडिल ने क्या किया था, 5 टाइप की वनस्पति का वर्णन किया था, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर। लेकिन कोपेन ने क्या किया कि उन 5 टाइप की वनस्पति के आधार पर क्लाइमेट का जो डिवीज़न है वो 5 टाइप से कर दिया था। जैसे ए क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको कोपेन ने ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट माना था, ठीक है, और बी टाइप की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग माना, जैसे अभी हम यहाँ पे BWH के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट सी टाइप का क्लाइमेट है, उसने कोपेन ने बोला था कि ये ह्यूमिड मेसोथर्मल या मिडिल लैटिट्यूड वार्म टेम्परेचर टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी टाइप के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को नाम दिया था ह्यूमिड माइक्रोथर्मल या कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट, और उसी प्रकार से जो ई टाइप का क्लाइमेट है उसको पोलर क्लाइमेट के रूप में इंगित किया था। अब जनरली कोपेन ने क्या किया, जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो उसको 5 मेजर टाइप में डिवाइड कर दिया। लेकिन यदि सब टाइप की बात करें तो टोटल 11 है, यानी 5 तो है मेजर और सब टाइप की बात करें तो है 11, ठीक है। तो ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी ध्यान में रखनी जरूरी है। अब बात आती है BWH, यानी जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH दर्शाता है, यानी BWH किसको दर्शाता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें 6th में जो करेक्ट आंसर है वो हॉट लो लैटिट्यूड डेजर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो BWH इसके लिए स्टैंड करता है
हॉट लो लैटिट्यूड डेजर्ट के रूप में। अब यहाँ पे कोपेन ने BWH का जो वर्ड इंगित किया था, ठीक है, बी क्या है, ठीक है, बी यहाँ पे जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है बी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डब्लू, अब डब्लू को इंगित किया था जो ऐसे छोटे छोटे और कोड वर्ड जैसे कैपिटल और स्मॉल लेटर में इन्होंने अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को वर्णित किया था। तो एक दूसरा वर्ड है BWK। अब इसका BWK का मतलब है कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, के का मतलब कोल्ड, ठीक है, यानी याद रखने का तरीका, के का मतलब है कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। अब यहाँ पे डब्लू है ना, ये यहाँ पे ड्राई को इंगित करता है, ठीक है, तो BWK का मतलब है कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। अब यहाँ पे BSH, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोल्ड है ना, तो ये इसका मतलब ये है, ठीक है, BWK का मतलब कोल्ड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है। सिंपली BSH का मतलब है हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट, BSH, ठीक है, स्मॉल एच है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हॉट लो लैटिट्यूड स्टीपी टाइप का जो क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका BS का मतलब है कोल्ड मिड लैटिट्यूड स्टेपी टाइप का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हॉट लो लैटिट्यूड डेजर्ट, ये करेक्ट है। नेक्स्ट कोपेन ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया था और सब पार्ट की बात करें तो आपके 11 है। उसी प्रकार से कोपेन ने सबसे पहले 1900 ईस्वी में अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था और बाद में 3 बार 18, 31 और 36 में इम्प्रूव किया था। और कैंडल ने अपना जो कोपेन ने जो अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था वो कैंडल को आधार मान के दिया था। जो कैंडल ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था उसके आधार पर कोपेन ने अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ड्रॉ किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन है वो आपका असर्टेन एंड रीजन के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो एक मैप दे रखा है, वर्ल्ड का मैप दे रखा है, तब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यदि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो बेसिक चीज़ें यदि क्लियर है तो ये क्वेश्चन अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कथन बोल रहा है उष्ण कटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि उष्ण कटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट, उष्ण कटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, यानी इन द ट्रॉपिकल जोन द ईस्टर्न शोर, यानी ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो ये वाला एरिया, ठीक है। अब ट्रॉपिकल जोन में बात कर रहा है कि ईस्टर्न शोर यानी ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, इसकी बात कर रहा है कि ईस्टर्न शोर ऑफ ओशियन आर वार्मर देन द वेस्टर्न शोर, यानी पश्चिम की जो तटरेखा है वो क्या है, पूर्व की तुलना में, एक मिनट हिंदी में पढ़ते हैं कि उष्ण कटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, यानी पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। ये बात विपरीत है, उल्टी है, यानी पूर्वी तट एज कम्पेयर टू पश्चिमी तट ज़्यादा ठंडे रहते हैं। जैसे यहाँ पे पूर्वी तट है, यहाँ पे कोल्ड करंट आके मिलती है, ठीक है, उत्तर से भी आती है, दक्षिण से भी आती है, वैसे वैसे अंटार्कटिक महासागर में भी ये बात लागू होती है, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ी उल्टी है। इन द ट्रॉपिकल जोन द ईस्टर्न शोर ऑफ ओशियन आर वार्मर देन द वेस्टर्न शोर। यदि यहाँ पे उल्टा होता ना कि ईस्टर्न शोर की जगह यदि वेस्टर्न शोर लिखा होता कि वेस्टर्न शोर ऑफ द ओशियन आर वार्मर देन द ईस्टर्न शोर, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा, असर्टेन ये यहाँ पे गलत हो जाएगी। वाइल द टेम्परेट जोन इन द वेस्टर्न शोर ऑफ ओशियन आर वार्मर देन द ईस्टर्न शोर, यानी जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो कथन है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट कारण बता रहा है कि इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं तथा प्रचलित पवनों से अधिक प्रभावित है, यानी रीजन क्या दे रहा है, द टेम्परेचर ऑफ दीज शोर इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाई ओशन करंट्स एंड प्रिवेलिंग विंड्स देन द लैटिट्यूड, यानी अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धारा और जो प्रचलित पवने हैं उनसे अधिक प्रभावित रहता है इन तटों का तापमान, ठीक है। तो जो 8th नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी ए गलत है और आर यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विच एरियाज ऑफ द वर्ल्ड द लोवेस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज फाउंड, यानी यहाँ पे टेम्परेचर जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इक्वेटोरियल एरिया हो जाएगा, यानी विश्व में इक्वेटोरियल एरिया में एनुअल रेंज यानी वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। वार्षिक तापांतर का मतलब
जुलाई और जनवरी के जो मंथ का जो टेम्परेचर है ना, उसकी वेरिएशन की बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे विश्व में। तो इक्वेटोरियल एरिया की बात करें तो अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रहती है। वहीं पे यदि पोलर एरिया की बात करें तो अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। सॉरी, मैं परसेंट बोल रहा हूँ, गलत है, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, -50 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम रहता है -40 डिग्री सेल्सियस, यानी पोलर रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट रीजन। अब टेम्परेट रीजन की बात करें तो मिनिमम रहता है -3 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम रहता है आपका 18 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरी करता है वो अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो रहती है। कहाँ पे? टेम्परेट एरिया में। अब यदि मैं ट्रॉपिकल एरिया की बात करूँ तो मिनिमम टेम्परेचर रहता है 21 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो लगभग 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो लोवेस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपकी इक्वेटोरियल एरिया में, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यदि नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम होगा उसमें जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है, यदि उसमें क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है तो यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे एक तो मिनिमम पूछा है, ठीक है, मिनिमम कहाँ पे? इक्वेटोरियल एरिया में। ठीक है, अब यदि मैक्सिमम पूछ ले, मैक्सिमम कहाँ पे है, तो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे? टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये रखनी है ध्यान में, एक हमें असेंडिंग और दूसरा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ध्यान रखना है। जैसे सबसे कम आपका 3 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री के बाद में, यानी सबसे पहले सबसे कम कहाँ पे? इक्वेटोरियल एरिया में। उसके बाद में दूसरे नंबर पे बढ़ती हुई सीक्वेंस में बात करें, यानी असेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका 8 से 9 डिग्री सेल्सियस ट्रॉपिकल एरिया में हो जाएगा, और फिर आपका पोलर एरिया थर्ड नंबर पे आएगा, और फोर्थ नंबर पे आपका टेम्परेट एरिया आ जाएगा। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो ये वापस उल्टा हो जाएगा। तो ये थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है एग्ज़ाम हॉल में। तो इस टाइप का जो जनरल व्यू है वो थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तो मिनिमम ध्यान में रखना, मैक्सिमम, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73rd नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑन द अर्थ्स सरफेस, यानी जो पृथ्वी की सतह पर कौन सा फैक्टर है जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे नॉट की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो लैटिट्यूडनल लोकेशन यानी अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, ड्यूरेशन ऑफ डे यानी जो दिन की अवधि है वो भी प्रभावित करती है, एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल यानी समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। जैसे पहाड़ी का जो टॉप एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है एज़ कम्पेयर टू वैली रीजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, यानी जो वायुमंडलीय दबाव है उसका कोई भी लेना देना नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर से। ठीक है, वो विंड्स को सर्कुलेट करने में सहायक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 74th नंबर क्वेश्चन। अब 74th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेशर बेल्ट फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अब पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में कि वो 30 से 35 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बना था, और दूसरा क्वेश्चन जनरली यहाँ से ये बना कि इक्वेटोरियल लो चारों में है। उसके बाद में सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर गलत हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर ये गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। ठीक है, नेक्स्ट बचा इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब पोलर, और यहाँ पे पोलर आ गया पहले, जबकि सब पोलर आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। तो करेक्ट वन आपका थर्ड हो जाएगा, इक्वेटोरियल लो सबसे पहले, उसके बाद में सब ट्रॉपिकल हाई यानी हॉर्स लैटिट्यूड सेकंड नंबर पे, सब पोलर लो यानी थर्ड नंबर पे हो जाएगा ये, और फोर्थ नंबर हो जाएगा पोलर हाई। ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस रहने वाली है। अभी यहाँ पे इक्वेटर से पोलर की तरफ गया है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पोलर से इक्वेटर की तरफ आ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। बेसिक चीज़ें वहाँ से क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन बने, एक आपका हॉर्स लैटिट्यूड से बना, बहुत जनरल क्वेश्चन है, दूसरा आपका इक्वेटर से पोल की तरफ जो प्रेशर बेल्ट है उनके बारे में पूछा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है आपका 75th नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ वेस्टर्लीज इज ऑब्जर्व ओवर, यानी जो पछुआ पवने हैं उनकी सर्वाधिक गति, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, सर्वाधिक गति कहाँ पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओशन इन द सदर्न हेमिस्फेयर, जो दक्षिणी गोलार्ध में महासागर है वहाँ पे मैक्सिमम होगी। अब इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पे ये, एक मिनट, यहाँ पे ये मैप है। अब ये दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में जो महासागरीय एरिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे जो पछुआ पवने हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बात किसकी कर रहा है, पछुआ पवनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है, यानी जो हर्डल्स है विंड्स के सामने, वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन, ठीक है, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ पे अटलांटिक, फिर यहाँ पे एशिया, यूरेशिया आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो विंड्स की वेलोसिटी है वो होती है, वो सर्वाधिक कहाँ पे प्रभावित होती है, जो लैंड पार्ट होता है, ठीक है, जो सतही पार्ट होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती है, और जो समुद्री सतह है, ठीक है, समुद्री सतह है वहाँ पे मिनिमम प्रभावित रहती है वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों पर रहती है, ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर रहती है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 75th नंबर क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा है कि विच लैटिट्यूडनल रीजन इज द सोर्स ऑफ CT एयर मासेज। अब देखिए, जो एयर मासेज है यानी वायु राशियाँ हैं, उसकी हम थोड़ी बात करें, थोड़ी चर्चा करें बेसिक चीज़ों की। तो सबसे पहले तो वायु राशियाँ 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी CP, दूसरी होती है MP, तीसरी होती है CT, और चौथी है आपकी MT। अब CP का मतलब है कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। MP का मतलब है मराइन पोलर एयर मास। CT का मतलब है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, और MT का मतलब है मराइन ट्रॉपिकल एयर मास। और हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास के बारे में पूछा है कि इनका जो लैटिट्यूडनल रीजन है CT का एयर मासेज का, वो कौन सा है। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड का मैप दे रखा है, अब सबसे पहले तो जो एयर मासेज होती है वो 4 टाइप की होती है, सिंपल चीज़ है, मेजर, ठीक है, मेजर की बात करें तो 4 टाइप की है। अब यदि सब टाइप की बात करें तो एक एयर मासेज के 4 पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से 4 के कितने हो जाएंगे, 16। तो 4 तो मेजर है और 16 इनके वापस सब पार्ट हो जाएंगे। तो एयर मासेज के बारे में ये एक फैक्चुअल चीज़ है, ध्यान में रखनी जरूरी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे CT का पूछा है। अब यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप है आपका, प्रिंसिपल वर्ल्ड एयर मासेज। अब यहाँ पे CT कहाँ पे हमारी, CT यहाँ पे, ये वाला एरिया है जो CT का, जैसे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल की बात करा, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मराइन ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मराइन ट्रॉपिकल, ठीक है, चीज क्लियर होगी, मराइन ट्रॉपिकल, मराइन ट्रॉपिकल, मराइन ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। और वापस यहाँ पे CT और यहाँ पे आ सकता है साउथ अमेरिका के दक्षिण वाले एरिया में। तो CT कहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे जनरली आपके 15 से 35 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है उनके बीच में, यानी 15 डिग्री से 35 डिग्री के बीच वाला एरिया, एक तो सदर्न हेमिस्फीयर में और दूसरा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस टाइप से CT का क्वेश्चन बना है। जनरली हमें ये ध्यान रखना है, 4 टाइप की होती है CT, और MT, MP और CP, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल पोलर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूरेशिया वाला पार्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो एरिया है ये हो जाएगा कॉन्टिनेंटल पोलर वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से मराइन पोलर ये हो जाएगा यहाँ पे बीच में एरिया, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसी प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे मराइन पोलर वाला एरिया हो जाएगा। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, पछुआ पवनों की सर्वाधिक गति कहाँ होती है, तो पछुआ पवनों की सर्वाधिक गति इस वाले एरिया में होती है, ठीक है। दक्षिणी जो गोलार्ध में जो महासागर है, दक्षिणी गोलार्ध में जो महासागर है, यहाँ पे पछुआ पवनों की गति सर्वाधिक ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहले उत्तरी अमेरिका, फिर अटलांटिक, फिर यूरेशिया, फिर पैसिफिक, इस प्रकार से जो विंड्स की वेलोसिटी है वो हर बार अपनी चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का जो महासागरीय एरिया है वहाँ पे विंड्स की वेलोसिटी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी ज़्यादा हर्डल्स नहीं आते हैं बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे मीन एनुअल टोटल रेनफॉल इज ग्रेटेस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन, तो पहली बात सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि विश्वतरेख के प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक है, यानी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो, ठीक है,
पहला ऑप्शन करेक्ट है। रीजन लोकेटेड इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैव लेसर रेनफॉल, यानी महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित प्रदेशों में कम वर्षा होती है। ठीक है, ये बात करेक्ट है कि जितना जितना बीच में जाएंगे हम, ठीक है, वहाँ पे जैसे जैसे बीच में जाते जाएंगे जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। जैसे हम इंडिया की बात करें तो मानसून कोस्ट पे टकराता है, यहाँ पे सर्वाधिक रेनफॉल कर देता है। जैसे जैसे हम जो मिडलैंड में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। कोल्ड ओशन करंट्स प्रोवाइड इनफ रेन इन कोस्टल एरिया। अब इस जो सेंटेंस पे थोड़ा डाउट है। फोर्थ वन देखते हैं कि ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ एयर इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी पर्वतीय भाग में वायु के ऊपर उठना प्रादेशिक जल वर्षा वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही बात है। जैसे पश्चिमी घाट है इंडिया की, ठीक है, पश्चिमी घाट में क्या होता है, जैसे मानसून विंड यहाँ पे टकराती है तो जो विंड्स, मानसून की विंड्स होती है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। जैसे ही ऊपर उठती है तो इन मानसून विंड्स के साथ में जो ह्यूमिडिटी होती है वो यदि 100% को क्रॉस कर लेती है तो यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है। यानी जैसे जैसे विंड्स ऊपर उठती है तो उनकी जो संघनता है यानी आर्द्रता है वो बढ़ती जाती है, और जैसे ही आर्द्रता बढ़ती है तो रेनफॉल हो जाता है पूरा लगभग, यानी 90% के आसपास जो रेनफॉल होता है वो विंडवर्ड साइड में हो जाता है। ठीक है, इस वाले एरिया में हो जाता है। और जैसे ही पवनें लीवर्ड साइड में जाती है तो वो ड्राई हो जाती है, यानी जो सारा रेनफॉल था वो वेस्टर्न कोस्ट पे कर दिया। जैसे ही ये पश्चिमी घाट के पूर्व दिशा में जाएगी तो वहाँ पे ये एक ड्राई विंड के रूप में नीचे उतरेगी वापस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगी, ये वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करेगी। तो जो वर्षा का वितरण है उसको प्रभावित कर रही है ना, जल वर्षा वितरण को प्रभावित कर रही है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो अच्छी वर्षा हो जाती है और पूर्व में जैसे ये विंड्स जाती है तो वहाँ पे ड्राई हो जाती है, तो वहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब यहाँ पे थर्ड वन है कि ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा करती है। जैसे हम्बोल्ट की धारा चिली के आसपास वर्षा नहीं करती है, बेंगुएला की ठंडी धारा यहाँ पे नामीबिया वगैरह जो डेजर्ट है वहाँ पे वर्षा नहीं करती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो करंट है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला जो पर्थ वाला एरिया वहाँ पे रेनफॉल नहीं करती है। तो इनका जो ठंडी महासागरीय धारा का वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वन हो जाएगा कि कोल्ड ओशनिक करंट्स प्रोवाइड इनफ रेन्स इन कोस्टल एरिया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन। अब 78 नंबर क्वेश्चन थॉर्नथ्वेट के बारे में कि द मेन बेसिस ऑफ थॉर्नथ्वेट्स क्लासिफिकेशन 1931 ऑफ क्लाइमेट वर, यानी जो 1931 में थॉर्नथ्वेट ने जलवायु वर्गीकरण किया था उसका आधार क्या है। अब थोड़ा थॉर्नथ्वेट के मतलब क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि थॉर्नथ्वेट अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जबकि हमने कोपेन के बारे में पढ़ा कि वो जर्मन थे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, तो उसमें पूछ लेंगे, एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि थॉर्नथ्वेट जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इस टाइप के ये गलत हो जाते हैं कि भाई थॉर्नथ्वेट थे वो यूएसए यानी अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने 1931 में जो क्लासिफिकेशन दिया था वो यूएसए से संबंधित था। सिर्फ और सिर्फ यूएसए का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो किया था। लेकिन 1933 में इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था। तो ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि थॉर्नथ्वेट ने 1931 में जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था वो यूएसए से संबंधित है, 1933 में वर्ल्ड लेवल का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था। अब 1931 में जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था थॉर्नथ्वेट ने, उसके दो आधार थे। पहला आपका प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस यानी वर्षण प्रभाविता, और दूसरा था आपका थर्मल एफिशिएंसी यानी तापीय दक्षता। तो ये दो चीज़ें हैं। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस को थॉर्नथ्वेट ने क्या है 5 ह्यूमिड जोन के आधार पर डिवाइड किया है। ठीक है, यानी जो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस है इसके आधार पर पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसको 5 भागों में बांटा, 5 जोन में बांटा। सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो थर्मल इफेक्टिवनेस है ना, इसको TE इंडेक्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल कितनी 6 कैटेगरी के रूप में इसको डिवाइड किया है। और ये जो TE जो इंडेक्स है, यानी एक मिनट, TE का मतलब है थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, अब इस इंडेक्स की रेंज क्या है 0 से 127 तक। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप से जैसे क्वेश्चन बना है कि आधार क्या है। तो आधार एक तो आपका वर्षण प्रभाविता, दूसरा तापीय दक्षता है। तो हो सकता है कि तापीय दक्षता की इंडेक्स के बारे में पूछ ले। इंडेक्स पहली बात तो 6 कैटेगरी में, ठीक है,
और इंडेक्स की रेंज क्या है, 0 से लेके 127 तक है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो बी और सी हो जाएगा, नहीं सॉरी इसका जो 78 का करेक्ट आंसर है वो 3 हो जाएगा, यानी ए और सी। ए में आपका प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और सी में थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगा। अब इसने थॉर्नथवेट ने 1948 में एक इम्पोर्टेंट और क्या बोले उसको मॉडिफिकेशन किया है इसमें अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में, और उसका आधार उन्होंने पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन माना था। ठीक है, पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन। तो इसमें जब 1948 में उन्होंने मॉडिफिकेशन किया था पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस टाइम में उसने 4 इंडेक्स दी थी। कितनी इंडेक्स दी है, 4 इंडेक्स दी है। तो अब हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी में कई बार ये क्वेश्चन बना है कि जो 1948 में क्लासिफिकेशन मॉडिफिकेशन किया था उसका आधार क्या है, या ऐसे पूछ लेंगे कि थॉर्नथवेट का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें मेजर चेंजेस कब दिए थे, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया था जो पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपिरेशन वो किस ईयर में किया था, या ऐसे पूछ लेते हैं कि कितनी इंडेक्स उन्होंने इन्वेंट की थी 1948 के मॉडिफिकेशन के टाइम में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। 1931 में यूएसए का दिया था, 1933 में वर्ल्ड का दिया था, और 1931 में दिया था उसका बेस क्या है, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के आधार पर 5 जोन में बांटा, और तापीय दक्षता है उसको 6 कैटेगरी में बांटा, और ये इंडेक्स है वो 0 से 127 तक इसका इंडेक्स का सूचकांक का जो मेजरमेंट है यूनिट है वो 0 से 27 के बीच में रहती है। 1948 में पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन के आधार पर इन्होंने 4 टाइप के इंडेक्स के साथ में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था इन्होंने वापस। ठीक है, तो ये आपका 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट वन ए और सी हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है कि ताप प्रतिलोमनता की उपयुक्त दशा नहीं है। पहला है इन विंटर ऑन काम एंड क्लियर स्काई, यानी विंटर सीजन में एकदम शांत और साफ आकाश होना चाहिए। धरातल पर प्राकृतिक वनस्पति का आवर्त होना चाहिए। ये गलत है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तापमान प्रतिलोमन के संबंध में। जब आकाश साफ हो तथा प्रति चक्रवातीय दशाएं। अब जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, एकदम स्काई काम और क्लियर होती है, यानी रेनफॉल नाम मात्र की होती है, यानी नाम मात्र की क्या, प्रति चक्रवात का और रेनफॉल का लेना देना नहीं है। जब धरातल बर्फ एवं हिम से ढका हो, यानी वैन सरफेस इज कवर्ड विद आइस एंड स्नो। तो ये जो तीनों कंडीशन है ये आपकी तापमान प्रतिलोमन से संबंधित है। ठीक है, तो ये 2nd नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्राकृतिक वनस्पति का और तापमान प्रतिलोमन का कोई ऐसा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट वन आपका 2nd हो जाएगा 79 का। अब नेक्स्ट है आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स वाज पुट फॉर्थ बाय, यानी जो बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, इसके बारे में बात करें तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लाउड का, वैसे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका हॉवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ल्यूक हॉवर्ड इन्होंने 1803 में किया था। 1803 में क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन किया था। एक बार क्लियर लिख देते हैं, 1803 में। अब बात है 1802 की। ठीक है, अब हॉवर्ड से पहले एक और जियोग्राफर थे, उसका नाम है लेमार्क। ठीक है, लेमार्क ने क्या किया, 1802 में बादलों का वर्गीकरण किया, और हॉवर्ड ने 1803 में किया था। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम कोई पूछ ले कि भाई नेक्स्ट ईयर जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है 2024 में, तो ये पूछ सकते हैं हॉवर्ड का नहीं दे के यहाँ पे लेमार्क का दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब इन्होंने जो बादलों का वर्गीकरण किया था बेसिकली 3 आधार पर किया था, 3 लेवल पर किया था। आधार क्या है, हाइट है। ठीक है, जो मीन सी लेवल है वहाँ से बादलों की हाइट है, उसके आधार पर उनको 3 कैटेगरी में बांटा। पहला लो, दूसरा मिडल और तीसरा हाई। अब लो और मिडल के बीच की जो कैटेगरी है वो क्या है, यानी जो लो रेंज वाले बादल है उनकी हाइट क्या होगी, यानी मैक्सिमम वो कहाँ तक होंगे, 6500 फीट तक होंगे। ठीक है, अब जो मिडल बादलों का प्रकृति है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 6500 फीट से लेकर 20,000 फीट तक होगी। ठीक है, और जो
हाई लेवल के जो बादल होंगे वो 20,000 फीट से ऊपर जो भी बादल बनेंगे वो हाई लेवल के बादल बनेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट जो क्लाउड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो होवर्ड ने किया था 1803 में। लेकिन सबसे पहला यदि क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर यदि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में पूछ ले, होवर्ड का एग्जाम ना देखे, लेमार्क का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 कैटेगरी में बांटा, लो, मिडल और हाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वन हो जाएगा, 131 का फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आपका रोजबी वेव डेवलप इन विच स्टेज ऑफ जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पे रोजबी वेव का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली रोजबी वेव है वो जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम एक्चुअली में जो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है विंड्स का, उससे रिलेटेड एक फिनोमेना है, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम की खोज सबसे पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड में की थी जनरली, ठीक है। उस समय क्या हुआ था कि जो अमेरिकन जो बॉम्बर फाइटर जेट थे वो जापान की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन उनको ऊपरी वायुमंडल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस झेलना पड़ा, यानी कुछ मतलब उनको कठिनाई आई पश्चिम साइड में बढ़ते टाइम में, ठीक है। लेकिन जब ये जापान से वापस यूएसए जा रहे थे तो इनको वो कठिनाई फेस नहीं करनी पड़ी जो आते टाइम हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद में क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने और जो वेदर के साइंटिस्ट थे उन्होंने इस फिनोमेना के बारे में स्टडी की और पता किया कि जो हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ये 3 टाइप की जो सेल सर्कुलेशन बनती है। तो इन्होंने बोला कि जो हेडली सेल और फेरल सेल के बीच में जो अपर वायुमंडल है वहाँ पे एक जेट स्ट्रीम पाई जाती है, उसका इन्होंने नाम दिया था सब ट्रॉपिकल। और फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में जो ऊपरी वायुमंडल में जो एक जेट स्ट्रीम बनती है उसका नाम दिया इन्होंने पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड की थी। अब उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था रोजबी वेव का। अब देखो रोजबी वेव क्या होती है, रोजबी वेव जेट स्ट्रीम का ही पार्ट है और ये सेकेंड स्टेज में डेवलप होती है, ठीक है। जेट स्ट्रीम का डेवलपमेंट फेज है, उसके सेकेंड स्टेज में रोजबी वेव का विकास होता है। अब देखो जेट स्ट्रीम 2 टाइप की होती है, एक होती है स्टेबल और एक होती है वेविंग, ठीक है। स्टेबल जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ये है कि ये मियांडर नहीं बनाती है, कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यदि स्टेबल पोलर वर्टिक्स है तो वहाँ पे मियांडर नहीं बनते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि वहाँ पे वेव पोलर वर्टेक्स हो रहा है यानी अनस्टेबल वेव, वेव की जगह अनस्टेबल यूज वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो अनस्टेबल जो पोलर वर्टेक्स होता है ना वहाँ पे मियांडर बनते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो जब मियांडर बनते हैं ना तो रोजबी वेव का क्रिएट यानी स्टेबल और अनस्टेबल दोनों टाइप के सिचुएशन में रोजबी वेव बनती है, ठीक है। तो मैंने ये एक रोजबी सॉरी जो जेट स्ट्रीम है इसका थोड़ा एग्जाम मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से वापस एक्सप्लेन कर दिया था कि स्टेबल में मियांडर बनते हैं या अनस्टेबल में बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका रोजबी वेव क्या होता है कि जो पृथ्वी का घूर्णन होता है ना, जैसे कोरियोलिस फोर्स का जो मेजर रोल है वो रोजबी वेव के क्रिएशन में होता है। अब चूंकि पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है तो इस घूर्णन की वजह से जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है और जो वायुमंडलीय जो हाई प्रेशर लो प्रेशर जो सर्कुलेशन होता है एटमॉस्फेयर का वो डिपेंड करता है पृथ्वी के घूर्णन पर। और घूर्णन की वजह से कोरियोलिस फोर्स प्रभावित मतलब जनरेट होता है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डायरेक्टली जेट स्ट्रीम बनती है और जेट स्ट्रीम का एक पार्ट है जो सेकंड स्टेज में रोजबी वेव के नाम से जाना जाता है, वो सेकंड स्टेज में डेवलप होती है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम किस अवस्था में रोजबी तरंग का निर्माण होता है, ये आपका द्वितीय अवस्था है, वहाँ पे इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में ये सारे क्वेश्चन थे 2016 से संबंधित हमने डिस्कस किए हैं। और कौन कौन से टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन बना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के संबंध में लगभग 2-3 क्वेश्चन बने हैं, और जेट स्ट्रीम का क्वेश्चन डिस्कस किया है, स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो लोकल विंड्स थी उनके बारे में पढ़ा था, और एयर मासेस के बारे में हमने सिटी टाइप की जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास है उसके बारे में डिस्कशन किया है। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हमने जो 4 टाइप के स्टेट में थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि जो वर्षा का जो वितरण है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है, या कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन ये था। और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में हमने कोपेन के बारे में डिस्कस किया था, कोपेन का जो BWH का था, ठीक है, BWH का था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। थॉर्नथ्वेट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 1931 में इन्होंने जो क्लाइमेटिक का क्लासिफिकेशन किया था उसका आधार किया था, तो वो 2 आधार हमने पढ़े थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं।
अब जो नेक्स्ट सेशन हम कल डिस्कस करेंगे उसमें हम 2021 के जो PYQs है RPSC के उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो कल सेशन डिस्कस करेंगे उसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन न्यू बने हैं और कौन से टॉपिक से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो ये जो एनालिसिस ये आपका 2024 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, 18 मई को आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन हेल्प करेगा। और यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू।